नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात रंजन और मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ गया हूँ बीपीएससी 68th का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपका बीपीएससी टारगेट 70 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सप्लेनेशन होगा। और इस चैनल के ऊपर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी या लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज को लेकर के आते रहेंगे और ये फुल एक्सप्लेनेशन होगा और इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने भी 68th प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मैंने मेंस दिया था। तो हम इसी 68th के पेपर से ही शुरू कर रहे हैं, फिर हम लोग 69th के ऊपर भी जाएंगे और फिर हम लोग 2012 से टोटल कंप्लीट करेंगे। तो ये 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन होगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ। और हम लोग तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और चूंकि आप लोग जानते हैं बीपीएससी में साइंस का जो सेक्शन होता है वो 30 के आसपास होता है, तो पहले हम लोग 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जो कि साइंस से रिलेटेड ही है। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो हम लोग 20 के आसपास तक इसको आज छोड़ेंगे। तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम लोग एक कोट से शुरू करते हैं, और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था, आपके सपने सच हो इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। तो चलिए हम और आप मिल करके सपना देखते हैं। और टारगेट जो है हमारा 70 बीपीएससी का, जो आई थिंक डेट जो बोर्ड के द्वारा निकाला गया था वो 30 सितंबर डेट था, लेकिन हमको नहीं लग रहा है जो वो ले पाएगा, क्योंकि 30 सितंबर को यूपीएससी का मेंस का भी डेट है। तो आई थिंक एक वीक या 2 वीक एग्जाम का डेट बढ़ भी सकता है। लेकिन हम लोग मिल करके, अभी तो हम लोग के पास टाइम भी है, तो हम लोग अच्छे से पीवाई क्यू सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। और बीपीएससी का ये रहा है, जो साइंस के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन आता है उससे रिलेटेड भी 30 to 35। तो ये जो सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं, उससे आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और हमारा एटलीस्ट 60 to 65 क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और ये जो हम एक्सप्लेनेशन लेकर के आ रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। आप जब एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, the part of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्टिलेज। मतलब कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह उतना सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं। अब देखिए हम लोग कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होता है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और कार्टिलेज जो होता है ये मिलकर के बना होता है। ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है ये आपका बोन्स और कार्टिलेज का मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है ये वर्क करता है इंटरनल ऑर्गन। इट इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम।
टू दी बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये कार्टिलेज जो होता है ये कार्टिलेज जो होता है आपका, ये एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है ये? एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है। कहाँ कहाँ रहता है ये? प्रेजेंट इन आउटर ईयर, आउटर ईयर एंड टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फॉर्म ज्वाइंट्स, फॉर्म ज्वाइंट्स, ये कार्टिलेज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्या करता है ये? एड इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? चलन। चलन में, चलने में भी सहायक होता है। तो क्या क्या हम लोग देखते हैं कार्टिलेज के बारे में? ये एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है, फ्लेक्सिबल है, प्रेजेंट इन आउटर ईयर एंड टिप ऑफ द नोज में मिलता है, फॉर्म ज्वाइंट्स, एड इन लोकोमोशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्टिब्रा के बारे में। ठीक है, ये एक तरह का स्पाइन है। ठीक है, स्पाइन है, ज्वाइंड टुगेदर बाय कार्टिलेज, joined together by cartilage, curved and curved and provide support to the body, to the body। ठीक है, अब हम लोग कार्पेल्स के बारे में जान लेते हैं। सारा ऑप्शन का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन रिस्ट रीजन। दूसरा फैक्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में? 8 इन नंबर, 8 की संख्या में होता है ये। तीसरा फैक्ट क्या है इसके बारे में? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, हो गया तीनों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, अब ये देख लीजिए मैंने कुछ ऐड भी किया है। कार्टिलेज का जनरल फीचर क्या होता है? कार्टिलेज सपोर्ट रीजन ऑफ द बॉडी that require flexibility, uh, not supplied by blood vessels, non-nervous structure, poor regeneration capacity, consist of all three components of city, usually surrounded by perichondrium except articular cartilage and fibrocartilage। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर साथ एक साथ रहते हैं। इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलगी एंड फंगस, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाइकेन होता क्या है। ठीक है, लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन के बारे में हम लोग फैक्चुअल पॉइंट जानते हैं। ये शो करता है सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन अलगी एंड फंगस, फंगी। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन शो करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा फैक्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में? फंगस प्रोवाइड, फंगस प्रोवाइड ए स्टेबल सरफेस, स्टेबल सरफेस फॉर दी, फॉर दी अलगी टू ग्रोन। ठीक है, तीसरा फैक्चुअल पॉइंट क्या है इसके बारे में? अलगी प्रोड्यूस फूड फॉर बोथ पार्टनर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है अलगी और फंगी के बीच में। फंगस क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबल सर्विस प्रोवाइड करता है अलगी को ग्रोन होने के लिए, और अलगी प्रोड्यूस करता है फूड दोनों पार्टनर के लिए थ्रू फोटोसिंथेसिस के रूप में। ठीक है, और क्या फैक्चुअल पॉइंट है इसका? ये एल्गी का, ये लाइकेन का मैंने फोटो लगाया है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, मेटा मिटलिस्टिक, मिटलिस्टिक रिलेशनशिप allows lichen to survive in harsh condition। ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो है दोनों का, ये अलाउ करता है लाइकेन को, जो कितना भी खराब कंडीशन या एनवायरनमेंट क्यों ना रहे, लेकिन वहां ये सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं द फंगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन। द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर किस किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या होगा? रिटेनिंग मॉइस्चर एंड
protecting the algae from harmful UV रेज। ये क्या करता है आपका, मॉइस्चर को रिटेन करता है और हार्मफुल यूवी रे से बचाता है। किसको, एल्गी को। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, एल्गी कंपोनेंट, एल्गी कंपोनेंट प्रोवाइड्स the energy needs for growth and reproduction। ठीक है, इतना आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, और क्योंकि हम लोग साइंस का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो साइंस जो इसमें बीपीएससी में जो बेस्ड होता है, अब कुछ क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो सीधा सीधा यह क्या करता है, एनसीईआरटी से थोड़ा चेंज करके सीधा क्वेश्चन में ले आता है। ये सीधा एनसीईआरटी आई थिंक क्लास 9 या 10th का क्वेश्चन है ये। मादा एनोफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है। ये कहाँ बैठती है ये, at right angle to the surface substratum, at an angle with substratum, parallel to the surface of substratum। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अधः स्तर के एक कोण के ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग देखते हैं फैक्चुअल पॉइंट इसका, मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो जो होता है, मॉस्क्यूटोज, ये डिजीज को, ये डिजीज को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वेक्टर है ये एक तरह का, जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज को। ठीक है, इंसेक्ट क्या करता है, फीड करता है, फीड करता है ह्यूमन ब्लड को, ह्यूमन ब्लड को। ह्यूमन ब्लड में फिर क्या होता है, पैथोजन ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट दी पैथोजन्स। ठीक है, ये आपका एनोफिलीज मॉस्क्यूटो का है फिगर। अब क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स ये ट्रांसमिट करता है कौन कौन सा डिजीज, वेस्ट नाइल फीवर और फाइलेरियल नेमेटोड्स। ठीक है, एनोफिलीज के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रांसमिट
मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। क्यूलेक्स क्या ट्रांसमिट करता है, कौन सा रोग, वेस्ट नाइल फीवर और फाइलेरियल नेमेटोड्स। एनोफिलीज क्या ट्रांसमिट करता है, मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे इसका, दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे। तो हम लोग इस दोनों का डिफरेंसेस देखते हैं, एनोफिलीज का, एनोफिलीज का और क्यूलेक्स का। ठीक है, तो डिफरेंसेस हम लोग पहले देखते हैं। तो एनोफिली जो होता है, ये आपका वार्म कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है, वार्म इन्वायरमेंट में रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है। और क्यूलेक्स जो है, ये कूल्ड इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसका। ये आपका एग जो होता है, इसका एग, ये होता है बोट शेप्ड एग, बोट शेप्ड एग। और इसका एग जो होता है, ये आपका होता है सिगार शेप्ड एग, सिगार शेप्ड एग। ठीक है, तीसरा फैक्ट पॉइंट क्या है इसका, डज नॉट हैव पल्पी, डज नॉट हैव पल्पी, पल्पी को हम लोग मूंछ भी जनरली बोलते हैं, हैज पल्पी। ठीक है, बॉडी जो इसका रेस्ट करता है, यही क्वेश्चन भी था हमारा, एट एन एंगल ऑफ सबस्ट्रेटम। ठीक है, और इसका क्या होता है, बॉडी जो रेस्ट करता है पैरेलल टू दी सबस्ट्रेटम। ठीक है, अब कितने का एंगल बनाता है ये, मैक्स एन एंगल इट्स बाय 45 डिग्री। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा दोनों के बारे में, ये एनोफिलीज मॉस्किटो का, ये है आपका। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चौथा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। क्या ये आरबीसी है, क्या ये प्लेटलेट्स है, क्या ये लिम्फोसाइट्स है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज, क्या है ये आपका, लिम्फोसाइट्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है। तो प्रतिरोधक क्षमता की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं 4 नंबर का। ये हमारा बॉडी जो होता है, बॉडी, शरीर, ठीक है, बॉडी हमारा बना होता है, कंप्राइजेज, ये क्या चीज का बना होता है, बॉडी। ठीक है, इम्यून सिस्टम तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, के बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स,
इओसिनोफिल्स, और क्या होता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, ठीक है। इस चीज से बना होता है हमारा ये लिम्फोसाइट्स जो होता है, ये दो तरह का होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स दो तरह का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स जो है, ये हमारा करता है प्रोड्यूस प्रोड्यूस एंटी बॉडीज एंड बाइंड्स with foreign antigen, ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट्स जो है, ये क्या करता है? हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडीज killing the pathogens, killing the पैथोजेंस। ये दो काम बी लिम्फोसाइट्स काम क्या करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड बाइंड विथ फॉरेन एंटीजन। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी किलिंग द पैथोजेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं, और हम लोग देखते हैं। ये मैंने कुछ फिगर लगाया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स फॉर्म्स इन बोन मेरो। कहाँ फॉर्म होता है ये? बोन मेरो में फॉर्म होता है, ठीक है। कहाँ फॉर्म होता है ये? बोन मेरो में फॉर्म होता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स जो होता है, ये आपका मैच्योर कहाँ पे होता है? ये होता है आपका थाइमस में, थाइमस में मैच्योर होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इनसाइड द बोन मेरो, ये तो हम बता ही दिए। कोई पूछ देगा जो बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म कहाँ होता है, लिम्फोसाइट फॉर्म कहाँ होता है बोन मेरो में, टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होता है, ये आपका थाइमस में होता है। ऑप्शन में आरबीसी भी था। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं मतलब इसको? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और ये क्या करता है? इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस, और बाइकॉनकेव इन शेप। कैसा शेप होता है? बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव इन शेप, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। प्लेटलेट्स के बारे में
तो प्लेटलेट्स क्या होता है, ये एक चीज और, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, नाम इसका थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन ये हमारा है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत देखना है, रॉन्ग, इनकरेक्ट। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी हो जाती है, सख्त और मोटी हो जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए यहाँ केबल लगा हुआ है, केबल ओनली। तो यूपीएससी में पहले ऐसा पैटर्न काम करता था, जो जिसमें ओनली लगा हुआ हुआ होता था, वो मैक्सिमम टाइम रॉन्ग होता था। तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। हमारा सही आंसर क्या है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, जबकि ये पुश और पुल दोनों करती है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। बाद बाकी ये सब ऑप्शन सही है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, सही बात है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मसल्स कैन ओनली पुश दी बोन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मसल्स के बारे में, ठीक है। मसल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा मसल्स जो होता है, मसल्स आर पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, पहले भी बता चुके हैं ये। मसल्स आर पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग जान रहे हैं। और ये दोनों काम करती है, पुश और पुल का दोनों का काम करती है। और कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग, मसल जो है कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज का बना होता है ये आपका, कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेरियस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, ये एक्टीन, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, मायोसिन, तीसरा क्या आ जाएगा आपका, ट्रोपोपिन, चौथा क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन। चौथा क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये इस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, चलन में हेल्प करता है। और क्या करता है, बोथ पुश एंड पुल, ये दोनों करता है। इसका एक्शन जो डिपेंड करता है, एक्शन
depends on its orientation. Orientation. और क्या होता है इसमें फैक्चुअल पॉइंट? can act as can act as either agonist और एंटागोनिस्ट। ठीक है, दोनों में यूज होता है इसका। मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ये आपका होता है विथ द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। इस प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, यही दोनों प्रोटीन के कारण क्या होता है? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और मसल वर्क्स इन पेयर्स, ये भी बात याद रखना है, हमेशा पेयर में ही वर्क करता है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। अब देखिए ये होता क्यों है? ठीक है, ये होता है आपका उत्तल लेंस के कारण। ठीक है, उत्तल लेंस के कारण ही क्या होगा? इसका कम चमक वाला घोड़ा बन जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, पहले हम लोग दोनों लेंस के बारे में जान लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिलेटिव रिलेटिव थिक होता है ये। ठीक है, थिक इन दी सेंटर। और क्या होता है इसमें? कन्वर्ज लाइट्स, कन्वर्ज लाइट रेज that travel parallel to its principal axis, principal axis instead of curving inside the edge are curled outward। ठीक है, दूसरा फैक्ट हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में जानते हैं। इस कॉनकेव लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में देखते हैं हम लोग। थिकर एज, थिकर एज and thinner in center, it is one that
बैंड्स, फिगर भी आप लोग देख करके इमेजिनेशन कर सकते हैं। बैंड्स ए स्ट्रेट लाइट बीम away from the source and focuses it into a distorted upward virtual image। ठीक है। और ये जैसे घोड़ा है, ठीक है, तो आंसर क्या था हमारा, ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस का बनेगा। तो ये होता क्यों है, अगर कोई इमेज, ठीक है, अगर एन इमेज ऑफ ए व्हाइट हॉर्स इज कैप्चर्ड बाय कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर होता क्या है, सिंस द लाइट फॉलिंग ऑन द कर्व सरफेस, ठीक है, लाइट फॉल कहाँ हो रहा है, कर्व सरफेस के ऊपर फॉर्म्ड हो रहा है, और ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, पिक्चर के पॉइंट के ऊपर क्या करता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये व्हाइट हॉर्स जो है उसका एंटायर इमेज प्रोड्यूस मतलब होता है, लेकिन इसका इंटेंसिटी क्या होता है, घट जाता है, इंटेंसिटी क्या होगा, लेस हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण से ये कम चमकीला होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7वां क्वेश्चन हमारा यह है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नोन ऑफ दिस, कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये वेवलेंथ ऑफ द साउंड है, ये भी हो सकता था कब, जब ये फ्रीक्वेंसी का भी चर्चा यहाँ पर होता तो, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कहीं चर्चा है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोन ऑफ दीज। इस बीपीएससी चूंकि क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन भी अगर यही रहा तो क्या होगा आंसर, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इस फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ध्वनि का आयाम और सब चीज के बारे में। देखिए, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, अगर वाइब्रेशन हाइयर होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, वी सेड दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हाइयर पिच, हाइयर पिच भी होगा, हम लोग जितना जोर से बोलते हैं उतना ज्यादा ही पिच होता है, और साउंड का श्रिलनेस भी उतना ही ज्यादा होता है, और वाइब्रेशन भी ज्यादा होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर, कम अगर होगा तो साउंड हैज लोअर पिच, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो साउंड क्या होगा, लोअर पिच होगा उसका। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, एक ए ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूस ए लो पिच साउंड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ए वाइट ए whistle has high frequency and therefore produce a higher sound। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट देखते हैं,
तो फ्रीक्वेंसी एंड याद रखना है ये सब। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल so it's true that the shrillness of sound depends on its wavelength। ठीक है। वेवलेंथ दूसरा फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं हम इसका। अब हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और ये वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है इन ए मीडियम, ठीक है। अब अगर हाइयर पिच होगा, हाइयर पिच होगा तो वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हाइयर होगा। फ्रीक्वेंसी हाइयर। लोअर पिच होता है वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या होता है। अब एक एक चीज और, यहाँ ये जो पिच जो होता है, पिच को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज में। क्या चीज में नापते हैं? हर्ट्ज में इसको काउंट करते हैं, ऐसा यूनिट है इसका। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर्स डेंसिटी, acoustic impedance एंड टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स किस चीज के ऊपर होगा? मॉइस्चर के ऊपर होगा, डेंसिटी के ऊपर होगा, एकॉस्टिक इम्पिडेंस के ऊपर होगा और टेम्परेचर के ऊपर होगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो है ये आपका डिपेंड करेगा द हाईएस्ट of the sound wave is quantified by its amplitude, by its amplitude। The loudness
और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम particles from their mean position at the time the sound is produced. The loudness or the maximum displacement of velocity medium particles from their mean point at the time of sound is produced. ये होता है आपका। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल को ही हम लोग सोलर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलर सेल में बोलते हैं। जो सोलर पैनल जो लगाया जाता है, ठीक है, जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, उसी की बात ये यहाँ कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? फोटोवोल्टिक सेल का यूज होता है। फोटोवोल्टिक सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं हम थोड़ा सा, क्या होता है ये एक तरह का मॉड्यूल होता है या सोलर पैनल होता है। ये क्या होता है? एक तरह का मॉड्यूल होता है या फिर सोलर पैनल होता है, जो कि कनेक्ट होता है यूनिक सेल से, कनेक्ट टू यूनिक सेल, यूनिक सेल से कनेक्ट होता है और फिर ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, ठीक है, करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू सन। ये मैंने लगाया है सोलर पैनल का फोटो, सोलर सेल का। ये सनलाइट यहाँ से आ रहा है, इस पर देखिए एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होता है, पीएन जंक्शन होता है, स्पेशली ट्रीटिंग सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है, सोलर पैनल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउसेस, और ये हमारा इसका ये होता है, ठीक है। अब एक हमारा उसमें फोटो डायोड भी था। फोटो डायोड, फोटो डायोड्स, ये क्या होता है हमारा फोटो डायोड्स? ये लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है एक्यूरेटली, एक्यूरेटली, एक्यूरेटली ये मेजर करता है फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड और क्या करता है? फोटो डायोड वर्क्स ऑन द कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रिक करंट बाइंड्स टू फ्लो थ्रू इट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे। अभी अभी सेमीकंडक्टर का न्यूज में बहुत चर्चा था। जम्मू कश्मीर
कि रईसी जिला में मिला था बहुत सारा सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर का यूज भी बहुत जगह होता है, बैटरी में होता है, जितना भी लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी होता है। तो ये इस चीज के थ्रू होता है। और भी इसका यूज है, यूज क्या सब है इसका यूजेस, ठीक है। तो सीडी प्लेयर में यूज होता है इसका, सीडी प्लेयर में यूज होता है, स्मोक डिटेक्टर में भी यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में भी होता है, और रिमोट कंट्रोल में भी होता है, रिमोट कंट्रोल में भी होता है, ठीक है। अब एक हमारा और था फोटोमीटर, फोटोमीटर। ये फोटोमीटर क्या होता है? ये क्या करता है आपका, ए सबस्टांस दैट emits photo emitted electrons while illuminated। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? क्या ये रोलिंग घर्षण में, कर्षण ड्रैग में, सर्पिंग घर्षण में, एक से अधिक, और नॉन ऑफ दीज है? तो इसका यूज क्या चीज में होता है? ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन में होता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग बॉल बेयरिंग के बारे में। बॉल बॉल बेयरिंग के बारे में जान लेते हैं। ये एक तरह का आप लोग साइकिल में भी देखते होंगे, ठीक है, इस तरह से रहता है और बीच में ये हमारा मेटल का बॉल्स रहता है और बॉल के ऊपर बॉल रहता है, और यहाँ से फिर इसको मूव करने में, आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। ये देखिए, ये शाफ्ट रहता है एक, ये आपका इनर रेस है, ये आउटर रेस है, और ये बियरिंग बॉल, ठीक है। और इस चीज के ऊपर घूम करके ये वर्क करता है। ये टू रिंग रहता है इसमें, टू रिंग है, फ्रीली मूविंग बॉल्स sliding by forcing a machine moving elements to roll over one another, एक दूसरे के ऊपर घूमता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले क्रिकेट के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अब फुटबॉल के ऊपर आया है। बीपीएससी में चेंजिंग बहुत हो रहा है। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, गति को जैसे बॉल आ रहा है, क्रिकेटर अगर उसको पीछे की ओर खींच रहा है तो वो क्या कर रहा है? डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर रहा है, और यही फुटबॉलर भी करता है, ठीक है। देखिए ये फुटबॉल का मैंने पिक्चर भी लगाया है।
यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। मोशन काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करता है? ए बॉडी फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका हो गया द रेट at which momentum change is the same as force। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। गोलकीपर अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, जो गोलकीपर जो बॉल को अपनी तरफ मतलब खींचता है, पीछे की ओर लेता है, तो वो न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा रेज। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा रेज। अगर हम अल्फा रेज की बात करेंगे तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर। और क्या क्या होता है इसमें? टू प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स रहता है। न्यूट्रॉन्स रहता है, टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स रहता है। ये अनस्टेबल न्यूक्ली में एमिट होता है। अनस्टेबल न्यूक्ली के द्वारा एमिट होता है। डिके होने के बाद इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था 19th सेंचुरी में। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, ये अल्फा ये अल्फा रेज जो होता है ये आपका शॉर्ट रेंज का होता है। शॉर्ट रेंज का होता है, ये भी याद रखना है। अल्फा रेज जो होता है ये शॉर्ट रेंज का होता है। मतलब टिपिकली हम बोल सकते हैं जो ये फ्यू सेंटीमीटर इन एयर ही चल पाता है, ट्रेवल कर पाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन रहता है। अनस्टेबल न्यूक्ली के डिके होने के कारण ये अकर होता है। 19th सेंचुरी के आसपास अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। और अल्फा रे जो होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है और ये ट्रेवल जो करता है फ्यू सेंटीमीटर इन दी एयर में, शॉर्ट रेंज का है। इसलिए ये मैंने कुछ लगा दिया है अल्फा रेंज के बारे में। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल प्लस 2e। ऐसे ही बीटा रे के बारे में है और गामा रे के बारे में। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। अब देखिए, केंद्राभिमुखी कोण किसके लिए जिम्मेवार हो सकता है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति,
वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या आंसर हो सकता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। हमारा आंसर क्या होगा? अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं किसको है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो जाए, ये हमारा रेडियस है, ये वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स दैट एक्ट ऑन ए बॉडी। बॉडी, ये हमारा बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, ट्रेवलिंग इन ए सर्किल इज एम्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी मोशन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट है द डायरेक्शन अलोंग द सेंटर, वही बात यहां भी कर रहा है, टू द सर्किल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग द सेंटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ए प्लैनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी याद रखना है, नेक्स्ट टाइम अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ए एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात हम लोग कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्किल एंड एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स, बाहर की ओर फोर्स लगाता है, आउटवर्ड, then this force is called centrifugal force. The object has direction along the center of the circle from the center approaching the object. इसका एग्जाम्पल क्या है? मड फ्लाइंग ऑफ ए टायर इज वन एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल की बात कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। ठीक है, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। मान के चलिए ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ये कोई सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी स्लाइड कर रहा है तो पहले तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये होगा, और बाद में जब ये चलेगा तो एक तरह का यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, अगर लगातार हम स्लाइड करेंगे तो इसको नीचे वाला पार्ट या फिर ये सरफेस क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? घर्षण बल शामिल होता है काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुशिंग ए बॉक्स अलोंग द ग्राउंड। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम केमिकल एनर्जी, देखिए यही यहाँ दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी और ये थर्मल एनर्जी। कार में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री से गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं किसको है? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं किसको है? यहाँ हम लिख देते हैं द एनर्जी of the energy an object has as
ए रिजल्ट ऑफ मोशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी किसको बोलते हैं? हीट एनर्जी द मूवमेंट ऑफ टीनी मतलब छोटा एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड gases produced हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक बस सीधे रास्ते में चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री, एक बार फिर से बहुत ही इजी क्वेश्चन, लोग एक्सपीरियंस भी करके इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। वेंट टुवर्ड राइट साइड, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेंट टुवर्ड लेफ्ट साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेंट टुवर्ड लेफ्ट साइड। आप फील भी कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, ठीक है, बस जा रही है सीधे और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेगी। दाईं ओर अगर तेज मोड़ लेगी तो हम लोग झुकेंगे बाईं ओर, ठीक है, और बाईं ओर मोड़ लेगी तो हम लोग कहाँ झुकेंगे? दाईं ओर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बाईं ओर झुकेंगे। लेकिन एक फैक्ट पॉइंट है, यहाँ पर दोनों फोर्स काम करता है, बोथ फोर्सेस वर्कड, ये याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों फोर्स काम करता है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, बोथ फोर्स वर्क। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एट ए टाइम। एक क्या हो गया हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे, इसलिए हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ये बस का मैंने फोटो लगाया, यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बस में बैठ के। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं 15 नंबर। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले, ये एनसीईआरटी क्लास 9th के साउंड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो याद रखना है आपको। क्या होगा इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 16 नंबर। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? एक बार फिर से बहुत इजी क्वेश्चन। कार्बन, स्टील, क्रिप्टॉन, केरोसिन, मोर वन ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ के एक रूप का निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, तो वो लिक्विड का ही होगा। तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर कौन सा है? केरोसिन होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सॉरी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3 और ZnO। अब इसमें एम्फोरिक ऑक्साइड के ऊपर बात किया गया है। ठीक है, एम्फोरिक ऑक्साइड के ऊपर। एम्फोरिक ऑक्साइड के बारे में हम लोग जानेंगे जो ये क्या होता है। देखिए, एम्फोरिक ऑक्साइड जो होता है ये मेटलिक ऑक्साइड होता है। रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स अल्कली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करता है? साल्ट एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम द साल्ट एंड वाटर। जैसे जिंक ऑक्साइड को HCl से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, जिंक ऑक्साइड अल्कली है, ठीक है, और HCl क्या है? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। और हमेशा क्या दे रहा है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो हमेशा क्या देगा? ये वाटर देगा और साल्ट भी देता है। ये है, ये हो गया आपका साल्ट, ये हो गया वाटर। अब देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बन रहा है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और फिर वाटर भी दे रहा है। अगर हम ऑप्शन में हमारा Al2O3 वाला भी था, Al2O3 प्लस HCl। HCl को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2O, ये बन जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम 6 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2AlCl3 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3H2O कर देते हैं, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा वाटर हमेशा बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? Al2L3 इन रिएक्शन विद द एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन प्रोड्यूस, क्या बना दिया यहाँ पर? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आज हम लोग 20 तक करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। लगातार 5 साल से ये क्वेश्चन ग्रीन हाउस के ऊपर आ रहा है, लगातार हर एक साल। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड से भी होता है और मीथेन से भी होता है। हम एक बार यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सा गैस जिम्मेदार? एक हो गया आपका CO2, एक हो गया आपका CH4 मैथेन, एक हो गया आपका N2O, और एक हो गया आपका फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे HFC, ये सब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाटर वेपर। जनरली लोगों को ये याद नहीं रहता है, लेकिन याद रखना है, वाटर वेपर से भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। तो क्या क्या याद रखना है? CO2, CH4, N2O, HFC मतलब फ्लोरिनेटेड गैस, और वाटर वेपर। अगर पूछ देगा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है, तो CH4, और सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन रहता है, तो CO2। ठीक है, याद रखना है इसे हमको। ये आपका ग्रीन हाउस गैस
मैथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन भी हो गया, सीएफसी हो गया, एचएफसी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी याद रख लेना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से तो वो कौन सा गैस लिबरेट करेगा? तो कौन सा गैस लिबरेट करेगा? CO2। अभी हम लोग रिएक्शन करवा के देखेंगे तो कौन सा गैस रिएक्ट मतलब छोड़ेगा। जैसे लोग मेटल कार्बोनेट को रिएक्शन करवाते हैं अगर एसिड के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या बना लेगा? साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ये याद रखना है। अगली बार क्या पता कुछ और पूछ ले इससे रिलेटेड। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये याद रखना है हमको। ये यहाँ मैंने लिख भी दिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स आर कॉपर कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड एंड मेटल कार्बोनेट, एसिड और मेटल कार्बोनेट क्या क्या बनाता है? साल्ट, वाटर प्लस ए गैस यू विल फाइंड आउट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, HCOOH में कौन सा अम्ल कहा जा सकता है? इसको हम लोग पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? C2H2O4 है, ठीक है। तो ये आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है ये? ऑक्जेलिक एसिड। फर्दर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के बारे में जानते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में जानते हैं हम लोग। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। C2O4H2 भी लिख सकते हैं इसको। और क्या होता है इसमें? ये एक स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका वाइडली यूज जो होता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। और ब्लीच और रस्ट रिमूवर में भी यूज होता है, रस्ट रिमूवर में भी यूज होता है। यही बात याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड का यूज क्या चीज में होता है? क्लीनिंग एजेंट में होता है, ब्लीच और रस्ट रिमूवर में भी होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्रेब्स साइकिल को यूज करता है। क्रेब्स साइकिल को यूज करता है, ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। ये हाईली टॉक्सिक भी होता है, हाईली टॉक्सिक भी होता है, विषैला, ठीक है। हाईली टॉक्सिक साल्ट, ठीक है, हाईली टॉक्सिक साल्ट होता है। इसका हाईली टॉक्सिक साल्ट जो होगा इसका क्या नाम होगा? ऑक्सलेट, OXALAT, ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट क्या करता है? किडनी, किडनी के खराब मतलब डैमेज होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है।
सुनते होंगे आप लोग जो किसी का किडनी डैमेज हो रहा है इसी ऑक्जेलेट के कारण होता है ज्यादा। ये कैसा होता है? कलरलेस भी होता है, कलरलेस भी होता है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है ये, ठीक है। और ये सॉल्यूबल इन वाटर है, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इतना बात याद रखना है। ये सॉल्यूबल इन वाटर है, क्रिस्टलाइन सॉल्यूड है, कलरलेस है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2O4H2, स्ट्रॉन्ग है, डिकार्बोजेलिक एसिड के रूप में यूज होता है। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड के बारे में हमने लिख भी दिया है। ऑक्जेलिक एसिड इज ए coercive acid. Oxalic acid is constitute of many household product. It found in many disinfections. मतलब वही जो रस्ट रिमूवर और क्लीनिंग एजेंट की बात किए थे वो यही था, डिसइंफेक्टेंट। हाउस होल्ड ब्लीच, मेटल क्लीनिंग लिक्विड, एंटी रस्ट प्रोडक्ट, furniture polished. Oxalic acid is found in several green leafy vegetables such as spinach, rhubarb, Brussels sprouts, broccoli, carrot, cabbage, etc. It also occur in fruits such as berries, concord grapes, figs, plums, etc. with some seeds of nuts and grains. तो ये हमारा 20 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे, चूंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रहा है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा, चूंकि हम लोग एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बीपीएससी का क्या है, जो ये जैसे ऑप्शन में भी जो ऑप्शन दिया रहता है लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। बीपीएससी का पैटर्न लगभग लगभग वही चलता रहता है। इस चारों ऑप्शन से, चूंकि अब तो 3 ही ऑप्शन है वैलिड और 2 तो, एक है नॉन ऑफ दीज और एक मोर देन एबव, तो ये 3 ऑप्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा सालों साल आता रहा है, तो इसलिए हम लोग इस तीनों क्वेश्चन के ऊपर बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।